Hello everyone. Welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So चलिए start करते हैं आज का session and the most important thing, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. So जो key topics हम discuss करने वाले हैं that is related with hybrid quantum supercomputer first of its kind, Khurja thermal power plant, PM Daksh scheme, World Government Summit, Roime supercomputer, the hybrid, and many more. Right? Start karte. And the first question is the first is which country has activated the world's first hybrid quantum supercomputer called Roime? So recently देश ने Roime नामक विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपरकंप्यूटर सक्रिय किया है and it is done by option number B, the जापान. So recently जापान के इंजीनियर्स ने लॉन्च करा है Roime और ये बन चुका है पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपरकंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड. बेसिकली इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है जो कि क्वांटम प्रोसेसर को एक सुपर कंप्यूटर के साथ कंबाइन करके बनाया जाता है. सो जापान के इंजीनियर्स ने क्या किया, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनके साथ 20 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर को कंबाइन करा और राइमी को डिजाइन किया गया. बेसिकली इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको समझना है द सुपर कंप्यूटर. सो एक कंट्री के वास्ट डेटा को, साइबर सिक्योरिटी को और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स को डिजाइन किया जाता है. जब इंडिया का टर्न आया था उन्होंने यूएसए से प्रोक्योरमेंट की डिमांड करी थी फॉर द सुपर कंप्यूटर, बट यूएसए ने डिनाई कर दिया था और इस प्रकार इंडिया का मिशन स्टार्ट हुआ था सुपर कंप्यूटर को डिजाइन करना और इंडिया ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था द परम 8000. राइट. सो यह बात हो गई सुपर कंप्यूटर. बट द प्रॉब्लम इज ये जो सुपर कंप्यूटर है इनकी जो एफिशिएंसी है, स्पीड है, वो काफी लो होती है. काफी टाइम लेते हैं ये वास्ट डेटा को सॉल्व करने के लिए, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसको सॉल्व करने के लिए, और उसी के लिए डिजाइन किया गया है द क्वांटम प्रोसेसर. बेसिकली क्वांटम प्रोसेसर क्या करेंगे, जो सुपर कंप्यूटर है इनकी कैलकुलेशन स्पीड और जो एफिशिएंसी है उसको इनहेंस कर देंगे. सो स्पीड को बूस्ट करना इनका काम है द क्वांटम प्रोसेसर. इस प्रकार क्वांटम प्रोसेसर को सुपर कंप्यूटर के साथ कंबाइन करके बनाया गया द हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है द राइमी और इट इज डन बाय द जापान ओनली टिल नाउ. राइट. बेसिकली जो सिस्टम है ये ट्रैप्ड आयन क्यूबिट को यूज करेगा सो दैट जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उनको सिंप्लीफाई करने में जो एफिशिएंसी है उसे बूस्ट किया जा सके एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में रिसर्च में इनहांस करने को हेल्प मिलेगी बाय द राइमी, दैट इज राइमी हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर. राइट. सो बेसिकली सुपर कंप्यूटर की बात की जा रही है. सो इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, सो इंडिया ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर कब लॉन्च किया था, क्या नाम था उसका? सो परम 8000 1991 में इसे लॉन्च किया था और किसने डेवलप करा है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने इसे डिजाइन किया है द परम 8000. इसको डिजाइन करने के लिए एक पर्सन का नाम इंपॉर्टेंट है जिन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर एंड दैट इज डॉक्टर विजय भटकर. इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर विजय भटकर, इंडियन सुपर कंप्यूटर के फादर. रिसेंटली जो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है एज पर 2023 जो समिट हुई थी, सो एरावत इज द करंट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया और इसकी जो रैंकिंग है ग्लोबल लेवल पर 75 पे आउट ऑफ 500 कंप्यूटर्स. राइट. जर्मनी में हुई थी समिट, उस दौरान एरावत को 75 रैंकिंग मिली थी. राइट. एंड अगर वर्ल्ड लेवल पर डिस्कस किया जाए तो अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट टॉप 1 सुपर कंप्यूटर है दैट इज एल कैपिटन यूएसए. सो एल कैपिटन का नाम आपको ध्यान रखना है, 2024 से ऑपरेशनल में है. न्यूक्लियर सिक्योरिटी एंड एआई के लिए इसे यूज किया जाता है. सेकंड नंबर पे जो आता है वो फ्रंटियर है दैट इज आल्सो फ्रॉम यूएसए. थर्ड नंबर पे जो आता है जिसका नाम है ऑरोरा और यह भी यूएसए से एसोसिएटेड है, 2023 में इसे इनिशिएट किया गया था. फोर्थ जो है वो इटली का है जिसका नाम है HP-C6 और 2024 से ऑपरेशन में. एंड फिफ्थ नंबर पे आता है जापान का फुगाकू. फुगाकू इज द फिफ्थ लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड और इंडिया का है 75th. राइट. होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है.
all about supercomputer and hybrid quantum processor. Let's move to the next question. So basically supercomputer से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगी. रिसेंटली इंडिया का एक प्रोग्राम न्यूज में था, दैट इज नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, और इसके दौरान जो पीएम है उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया था. उसका नाम है परम रुद्र. बेसिकली हमारा पहला सुपर कंप्यूटर वो परम 80,000 था, एंड रिसेंटली इस मिशन के तहत परम रुद्र को लॉन्च किया गया. Let's move to the next question, and that is the next is PM Daksh scheme is launched by which ministry? So PM Daksh scheme को किस ministry ने launch किया है? Answer is option number C, Ministry of Social Justice and Empowerment. And इसके लिए जो cabinet minister है that is Virendra Kumar. So currently Virendra Kumar is the Union Cabinet Minister for the Social Justice and Empowerment in India, right? इन्होंने launch करा अभी recently the PM Daksh scheme, जो कि एक central sector scheme है. बेसिकली 5 साल के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, 21-22 फिस्कल ईयर से 25-26 फिस्कल ईयर तक. और इसका एम क्या है? शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, स्किल ट्रेनिंग में हेल्प करनी है, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर फोकस करना है. बेसिकली ऐसी कम्युनिटी जो कि लोअर कम्युनिटी है, दैट इज एससीज, ओबीसीज, ईबीसीज, डीएनटीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सफाई कर्मचारीज. सो जो लोअर क्लास है उनकी हेल्प करना, उनके डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, दैट इज पीएम दक्ष स्कीम. इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राहीज, यह इसका फुल फॉर्म रहने वाला है. और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उसे एम्पावर करना, यह मेन टारगेट रहने वाला है इस स्कीम का. 2021 में इसे लॉन्च किया गया था, एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर यह आता है, राइट. इसी के साथ हम यहाँ पर कुछ स्कीम्स को रिवाइज करेंगे. सो पीएम यशस्वी स्कीम बेसिकली इसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ही इम्प्लीमेंट करा है, और पीएम यशस्वी फोकस करती है ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट्स पर, राइट. बेसिकली स्कॉलरशिप प्रोग्राम है पीएम यशस्वी. सेकंड इज पीएम जनमन स्कीम, जिसे पीवीटीजीज के लिए डिजाइन किया गया है. एंड द थर्ड इज पीएम वानी स्कीम, बेसिकली वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए इसे डिजाइन किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसे लॉन्च किया था. एंड पीएम कुसुम स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसे लॉन्च करा है. और कौन है कैबिनेट मिनिस्टर? दैट इज द प्रहलाद जोशी. पीएम अभीम स्कीम, बेसिकली जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के लिए डिजाइन किया गया है, दी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत अभीम स्कीम, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंडर आती है, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज जेपी नड्डा. एंड पीएम पोषण स्कीम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, एंड धर्मेंद्र प्रधान इज द करंट कैबिनेट मिनिस्टर. और इसके तहत जो ग्रेड 8 तक के स्टूडेंट है फ्रॉम बाल वाटिका, उनके न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट के लिए इस प्रोग्राम को बनाया गया है, दैट इज पीएम पोषण स्कीम, जो स्कूल जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है उस पर फोकस करेगी. एंड द लास्ट इज पीएम अजय स्कीम, जिसे वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, जो बेसिकली एससी कैटेगरी के लिए है. कल ही हमने डिस्कस किया था द पीएम अजय स्कीम, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, and that is which state is the host of 39th edition of the national games in 2027? So recently 38th national games चल रहे हैं, एंड उसी के दौरान अनाउंस किया गया कि जो 39th नेशनल गेम होने वाला है उसे होस्ट करेगा दी मेघालय. सो रिसेंटली जो पीटी उषा है, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इन्होंने मेघालय को इन्फॉर्म करा है कि 39th एडिशन को मेघालय होस्ट करते नजर आएगा. दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज इन न्यूज, राइट. सो मेघालय आईओए फ्लैग को रिसीव करेगा एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द 38th नेशनल गेम, जो कि रिसेंटली अभी चल रहे थे उत्तराखंड में हल्द्वानी में, और नेक्स्ट सीजन को मेघालय होस्ट करेगा. सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे द 38th समर नेशनल गेम्स 2025, जो अभी रिसेंटली ही एंड होंगे. 14th फैब तक चलने वाले थे, ये आज ही एंड हो जाएंगे. सो होस्ट कौन कर रहा है? इसे उत्तराखंड कर रहा है, फर्स्ट टाइम कर रहा है. इससे जो लास्ट एडिशन था 37th, उसे जम्मू कश्मीर ने होस्ट किया था.
और बेसिकली ये जो इवेंट है 28 जैन से 14 फैब तक चला है। इसकी थीम क्या रही है? ग्रीन गेम्स प्रमोटिंग इको फ्रेंडली इनिशिएटिव, यह इस गेम की थीम रही। और जो इसकी ओपनिंग सेरेमनी है वो कहाँ पर हुई थी? राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून, राइट। सो 38 समर नेशनल गेम्स का हम डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं। इसे इनोग्रेट करा था पीएम नरेंद्र मोदी ने। और इसी के साथ पीएम मोदी ने जो नेशनल गेम्स टॉर्च है दैट इज तेजस्वनी, वो ओलंपिक जो रहे थे फाइनल तक पहुंचे थे लक्ष्य सेन, उनसे रिसीव किया था पीएम मोदी ने द नेशनल गेम्स टॉर्च, जिसका नाम है तेजस्वनी। और बेसिकली इस टॉर्च को 4000 किलोमीटर जर्नी में घुमाया गया था 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड को कवर करते हुए। मस्कट क्या रहा था इस इवेंट का? मोनल बर्ड, जो कि एक स्टेट बर्ड है उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। एंड इसी बर्ड से मस्कट को रखा गया था दी मॉली, राइट। टोटल कितने स्पोर्ट्स को फीचर किया गया? 32 मेन स्पोर्ट्स एंड 4 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स। और जो ये 4 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज मलखम्ब, कलारीपयट्टू, राफ्टिंग, योगासना, राइट। दैट इज ऑल अबाउट दी 38 समर नेशनल गेम्स, जिसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया है। फर्स्ट टाइम 1924 में हुआ था लाहौर में। एंड लास्ट एडिशन जम्मू कश्मीर ने होस्ट किया था, जिसे महाराष्ट्र ने जीता था, राइट। दैट्स ऑल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, what is the name of the scheme that allows young Indian professionals to live and work in the UK for up to 2 years? So recently एक प्रोग्राम न्यूज में रहा जो यंग इंडियन प्रोफेशनल्स को अलाउ करता है यूके में 2 साल तक रहने और काम करने की परमिशन, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। सो रिसेंटली इसके लिए जो बैलेट है वो ओपन हुआ है, सो दैट ऐसे स्टूडेंट्स को, पीपल्स को सिलेक्ट कर सके जो यूके जाए 2 साल तक वापस स्टडी एंड काम करे। सो इसके लिए जो एज है वो 18 से 30 इयर्स रहेगी फॉर द इंडियन सिटीजन्स, एंड टाइम रहेगा 2 इयर्स का। और बेसिकली जो एप्लीकेंट्स है उनकी सिलेक्शन प्रोसेस अभी स्टार्ट हुई है फॉर दी जो अप्लाई किया जाएगा। दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा था, राइट। एंड यूके की बात की जा रही है, रिसेंटली यहाँ के जो पीएम बने थे दैट इज केयर स्टामर, अभी रिसेंटली पीएम बने हैं आफ्टर ऋषि सुनक। एंड इंडिया एंड यूके के बिटवीन अभी रिसेंटली एक एमओयू साइन हुआ था, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। सो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट किन दो कंट्रीज के बिटवीन साइन हुआ है? इंडिया एंड यूके के बिटवीन हुआ है। इंडिया एंड यूके ने रिसेंटली इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कैपेबिलिटी पार्टनरशिप के तहत एक जॉइंट मीटिंग करी थी, सो दैट जो यूके है वो इंडिया की हेल्प कर सके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रिक इंजन इकोसिस्टम। सो इंडिया अभी तक इलेक्ट्रिक एनर्जी इकोसिस्टम के लिए यूएसए एंड यूक्रेन पर डिपेंडेंट है। जो एमओयू से इंडिया को हेल्प मिलेगी इलेक्ट्रिक इंजन इकोसिस्टम को इंडिया में ही डेवलप करने के लिए, और इसी के लिए रिसेंटली स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को साइन किया गया था बिटवीन द इंडिया एंड यूके, राइट। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। विच कंट्री हैज एग्रीड टू प्रोवाइड इट्स इंटीग्रेटेड एंटीना सिस्टम यूनिकॉर्न टू द इंडियन नवल शिप, और जापान ने यह सिस्टम प्रोवाइड करा है टू द इंडियन नवल शिप। विच कंट्री रिसेंटली साइन एन एमओयू विद इंडिया टू एनहांस बायलैटरल कोऑपरेशन इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग, और इसे यूएई ने इनिशिएट किया था। रिसेंटली रचेल रिवर्स हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, और यह बनी है यूके की दी पहली फाइनेंस मिनिस्टर, द रचेल रिवर्स। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, पहली बनी है फाइनेंस मिनिस्टर। What type of satellite is ZIMSAT-2 recently launched by Zimbabwe? So basically low Earth observation satellite है यह। Genetically modified mosquito were recently released in which country of Africa to fight malaria? So जिबूती में इसे लॉन्च किया गया था, रिलीज किया गया था एक आर्टिफिशियल मस्किटो, सो दैट मलेरिया से फाइट किया जा सके। Recently which country decided to allow non-citizen residents from the Five Eyes Alliance to join its armed forces? एंड ऑस्ट्रेलिया ने यह डिसाइड करा है सो दैट जो नॉन सिटीजन रेजिडेंट्स है वो ज्वाइन कर सके दी फाइव आइज अलायंस अपनी आर्म फोर्सेस के थ्रू। And which city of Nepal recently recognized as healthy city by the World Health Organization? And that is धुलिखेल। So धुलिखेल को रिकॉग्नाइज किया गया है the healthy city by the WHO।
right? Let's move to the next question, and that is, which city is the host of World Government Summit 2025? So recently 12th edition complete हुआ है the World Government Summit का, और किसने इस समिट को होस्ट करा? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट दुबई, यूएई। सो 10th से 13th फैब तक दुबई यूएई में होस्ट किया गया दी 12th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। बेसिकली जो ग्लोबल लीडर्स है, एक्सपर्ट्स है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, सो दैट जो फ्यूचर गवर्नेंस है उस पर डिस्कस किया जा सके। जो थीम रही इस इवेंट की, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, और इसे ऑर्गेनाइज किया था जो यूएई के फाउंडर है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मुख्तन, इन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया था 2013 में, राइट? सो सिंपली आपको ध्यान रखना है, 12th एडिशन को रिसेंटली होस्ट करा है दी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। एंड फर्स्ट टाइम यह कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी? 2013 में हुई थी, और उसका जो फाउंडिंग मेंबर है दैट इज यूएई, इन्होंने ही इसे होस्ट किया था, राइट? एंड ट्रेडिशनल जो सिटी है जो होस्ट करती है दी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को, दैट इज द दुबई, राइट? सो यूएई जो कि बेसिकली 7 अरब अमीरात का ग्रुप है, उसमें जो दुबई है वो होस्ट करता है दी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, राइट? सो यूएई से रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बेसिकली यूएई ये फेडरेशन ऑफ 7 अमीरात है, एंड बेसिकली ये जो 7 अमीरात है दैट इज अबू धाबी, दुबई, शारजाह एंड अल कुवैन, फुजरा, शारजा तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, एंड एक जो अदर एमिरेट है दैट इज रस अल खेमा, राइट? सो इस प्रकार 7 एमिरेट का जो ग्रुप है इसे कहा जाता है दी यूएई, और यहाँ की जो करेंसी दैट इज दिरहम। और रिसेंटली जो प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये करंटली प्रेसिडेंट है यूएई के। Let's move to the next question. Next is Khurza thermal power plant that was recently seen in news is located in which state? So recently Khurza thermal power plant यह न्यूज में रहा, और किस स्टेट में रिसेंटली इसके यूनिट को स्टार्ट किया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। सो रिसेंटली THDCIL दैट इज टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, इन्होंने अपनी कमर्शियल ऑपरेशन को स्टार्ट करा है कहाँ पर? खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट, उत्तर प्रदेश में, और इसके लिए 660 मेगावाट यूनिट को रिसेंटली ऑपरेशन में लाया गया है। इस प्लांट की जो टोटल कैपेसिटी है 1320 मेगावाट है, और इस पर अभी तक 13,000 CR का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। एंड बेसिकली ये जो प्लांट है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करता है, लाइक फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन फॉर एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल पावर जनरेशन। सो आपको ध्यान रखना है कि जो खुर्जा थर्मल पावर प्लांट है उसे उत्तर प्रदेश में रिसेंटली इनिशिएट किया गया, एंड जो यूनिट स्टार्ट हुई है 660 मेगावाट की यूनिट स्टार्ट हुई है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली न्यूज पे रहे थे, एंड दैट इज कुदनकुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट विच वॉज सीन इन न्यूज किस स्टेट में है? यह है तमिलनाडु में। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यह पाकिस्तान में लोकेटेड है। रूपपुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बांग्लादेश में, एक ट्राइलेटरल न्यूक्लियर पावर प्लांट है बिटवीन इंडिया, रशिया एंड बांग्लादेश। Next is which organization has developed a catalyst to produce methanol using gas emitted from fossil fired power plant? So fossil fire power plant से जो gases रिलीज हो रही है उसको यूज करके एक methanol को प्रोड्यूस किया गया, और इसके लिए कैटलिस्ट को डेवलप करा है दैट इज बाय एनटीपीसी लिमिटेड। एंड कर्नाटका का पहला गैस बेस्ड पावर प्लांट, और उसका नाम है, आंसर है इसका यलहंका कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, राइट? एंड उरी सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये किस रिवर के नियर बाय लोकेटेड है? झेलम रिवर के नियर बाय लोकेटेड है। एंड जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट ये किस कंट्री में लोकेटेड है? यूक्रेन में लोकेटेड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who won the National Snooker Championship title in FAB 2025? So recently पंकज आडवाणी यह न्यूज में रहे, इन्होंने जीता है दी नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल 2025 का, और इसी के साथ यह इनका 36th नेशनल टाइटल है एट दी यशवंत क्लब। और स्नूकर कैटेगरी में 10th मेंस स्नूकर क्राउन आया है इनके पास, और इन्होंने बेसिकली ब्रिजेश दामनी को डिफीट करा है एट दी नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप, राइट? सो बेसिकली ये जो इवेंट है ये कहाँ पर हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश में रिसेंटली हुआ था, एंड दैट इज द 91st बिलियर्ड एंड स्नूकर नेशनल चैंपियनशिप 2024।
सो बेसिकली 91st एडिशन था और इसमें पंकज आडवाणी ने इस टाइटल को क्लिंच करा। 36 इनके करियर का रहा नेशनल टाइटल एंड स्नूकर कैटेगरी में 10th टाइटल यह इनका रहा। बेसिकली ये जो गेम है ये एक सिलेक्शन इवेंट है फॉर द एशियन एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप, राइट। सो सिंपली इनका नाम आपको ध्यान रखना है, पंकज आडवाणी। एंड इसी के साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, and that is Shikhar Dhawan, who recently announced his retirement, is associated with which sport? So cricket से ही associated है। Women Asian Hockey Championship Trophy को किस सिटी ने होस्ट करा? राजगीर बिहार ने किया था। नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का जो मस्कट रहा था, ऑफिशियल लोगो रहा था, किस सिटी में उसे लॉन्च किया गया था? चेन्नई में। एंड अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैंपियनशिप रिसेंटली किन्होंने जीता? दिविथ रेड्डी ने जीता था इटली में। एंड वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप सीरीज को किस कंट्री ने होस्ट करा? इंडिया ने करा। एंड शनन गैब्रियल, हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, किस कंट्री से एसोसिएटेड है? वेस्ट इंडीज के प्लेयर है। एंड ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम को कौन सा कंट्री होस्ट करते नजर आएगा? सऊदी अरेबिया होस्ट करते नजर आएगा। Let's move to the next question, and that is, where was India's largest global textile event, Bharat Tex 2025, organized in February 2025, right? So recently एक event हो रहा है, that is the Bharat Tex 2025, इंडिया का largest global textile event है यह, और recently 12 से 15 फरवरी तक यह चला। कहाँ पर चला? ग्रेटर नोएडा में। सो ग्रेटर नोएडा एंड न्यू दिल्ली इन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज करा है दी भारत टेक्स 2025। इस इवेंट की हाईलाइट रही कि जो डिजिटल इंडिया कोऑपरेशन है वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा। डिजिटल इंडिया कोऑपरेशन को बेसिकली जो आईटी मिनिस्ट्री है उन्होंने इनिशिएट किया था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत, और भारत टेक्स में यह पार्टिसिपेट करेगा, इंडिया का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट, राइट। और डीआईसी प्रकार जो आर्टिस्ट है उनके काम को सपोर्ट करने के लिए जो 3 प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंड दी भारत के कारीगर कैंपेन, इसके तहत जो आर्टिजन्स है उन्हें सपोर्ट करते नजर आएगा इस इवेंट में, उनके क्राफ्ट्स को, स्टोरीज को प्रमोट करने के लिए। सो मेजर इवेंट फॉर द इंडिया, दैट इज द भारत टेक्स 2025 एंड डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन इसकी हाईलाइट है इस इवेंट की। सो बेसिकली डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन को 2015 में लॉन्च किया गया था। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, और इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है दैट इज अश्वनी वैष्णव, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द नमो लक्ष्मी योजना। सो नमो लक्ष्मी योजना को किसने लॉन्च करा? गुजरात ने। बीमा सखी योजना किसका इनिशिएटिव रहा? एलआईसी का इनिशिएटिव है। द नमो ड्रोन दीदी स्कीम, बेसिकली इनका जो एम है किस ग्रुप को? दैट इज द विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजीज को जो ड्रोन से प्रोवाइड करना इसका एम है। इंद्रियम्मा हाउसिंग स्कीम एक किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तेलंगाना से एसोसिएटेड है। विवाद से विश्वास स्कीम किस स्टेट से है और किस सेक्टर से है? बेसिकली टैक्सेशन सेक्टर से है, और किसने इसको स्टार्ट करा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। ज्ञान भारतम मिशन, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सो जो डॉक्यूमेंट्स है उनका सर्वे करना, और जो इंडिया की मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है उनको कंजर्व करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। एंड पीएम वानी स्कीम को किस ऑर्गेनाइजेशन ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया था? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज which country is the host of Para Archery Asia Cup 2025? So recently Para Archery Asia Cup हुआ था, और किस कंट्री ने इसे होस्ट किया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री थाईलैंड ने होस्ट किया दी पैरा आर्चरी एशिया कप, और इसकी जो मेडल टैली है उसमें इंडिया ने टॉप करा था, दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में है। सो इंडियन पैरा आर्चरी टीम ने यहाँ पर टोटल 6 मेडल्स को क्लिंच करे हैं। दी 2025 पैरा आर्चरी एशिया कप, द वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट, राइट, बैंकॉक में एग्जैक्टली यह हुआ था, और इंडिया के पास टोटल 12 मेडल आए हैं, दी हाईएस्ट, जिसमें से 6 गोल्ड है, 3 सिल्वर है एंड 3 ब्रॉन्ज है, एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। Let's move to the last question. So the last question of the day, and that is Su-57 fighter jet is developed by which country? So recently fighter jet news में रहा, and obviously it is from Russia.
अभी रशिया काफी एक्टिव है इंडिया के साथ डिफेंस डील के लिए। काफी सारे सिस्टम इंडिया को इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं प्रोक्योरमेंट के लिए, बिकॉज रिसेंटली इंडिया ने क्लब मिसाइल तो खरीद ली है। कल ही हमने डिस्कस किया था कि R-37 मिसाइल के लिए डिस्कशन चल रहा है, एंड नाउ Su-F7 फाइटर जेट के लिए जो डिस्कशन है वो चल रहा है इंडिया एंड रशिया के बिटवीन। सो बेसिकली इसका केस यह रहा कि जो रशिया है उन्होंने इंडिया को एक पार्टनरशिप ऑफर करी है, सो दैट ब्रह्मोस की तरह जॉइंटली प्रोड्यूस कर सके Su-57 फाइटर जेट को। कहाँ पर? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। सो एक कोलैबोरेशन को एम करना, यह रशिया का प्रपोजल है, एंड फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को लोकलाइज करना इन इंडिया। सो बेसिकली Su-57 एक स्टिल्थ फाइटर है जिसे एयर सुपीरियोरिटी एंड ग्राउंड अटैक के लिए डिजाइन किया गया है, और रशियन एयरफोर्स में इसे डेवलप किया गया। सो बेसिकली इसका नाम ध्यान रखना है, Su-57 फाइटर जेट। रशिया ने इसे डेवलप किया है और रिसेंटली हाल को प्रपोजल मिला है इसके लोकलाइजेशन के लिए और इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड लेट्स मूव टू द क्विज क्वेश्चन। सो आज के जो टॉपिक है क्विज की, दैट इज रिलेटेड विथ अवार्ड्स, ऑनर्स एंड पर्सन इन न्यूज, एंड इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। होप इस सेशन को आपने एंजॉय किया है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स जो भी मैंने आपसे पूछा है इन द क्विज क्वेश्चन एज वेल। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।